Hello students, welcome to class 12th economics, and we are doing the chapter balance of payment these days. And in this chapter we are doing the topic autonomous and accommodating items in balance of payment. Autonomous and accommodating items हम पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोनॉमस आइटम्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो कि हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑटोनॉमस आइटम्स इन बीओपी, फर्स्ट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। जो ये ऑटोनॉमस आइटम्स हैं बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिससे हम इकोनॉमिकली इधर और उधर करते हैं, यानी कि पैसे लेना और उसके बदले में कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाना। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से मतलब ये तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और उसके बदले में जो मनी है वो ले लेना। लेकिन इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ कि गुड्स और सर्विसेज हमें कहाँ प्रोवाइड करवानी है? गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवानी है आउट ऑफ द कंट्री। मीन्स आउट ऑफ द कंट्री मीन्स इन द होल वर्ल्ड यू हैव टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ऑटोनॉमस आइटम्स जो भी होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक आइटम्स ही क्या होंगे? इंक्लूड किए जाएंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक आइटम्स के ट्रांजैक्शंस का जो मेन जो मोटिव होता है, यानी ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, यही क्या होता है? इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। इंडिपेंडेंट, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना इसका मेन मोटिव है, ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका स्टेट ऑफ द कंट्री की पॉलिसीज से कोई लेना देना नहीं होता। नॉट रिलेटेड टू एस्टैब्लिश बीओपी आइडेंटिटी, और ना ही ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। यानी कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके ऊपर किसी भी रेट का, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रेट हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन हो, चाहे हमारे पास फॉरेन करेंसी का कितना भी स्टॉक है, चाहे हमारे पास उसका स्टॉक कम है या ज़्यादा है, इन चीज़ों से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इन सारी चीज़ों का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से भी बंधा हुआ, यानी इससे भी बाउंड नहीं होता। चाहे फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी कितनी भी हो, या फिर हमारे पास चाहे फॉरेन करेंसी जो है उसका कितना भी रिजर्व हो, इससे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं इनको हम इसीलिए, क्योंकि इनको हमेशा किसी भी चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए रखा जाता है, इसीलिए इन्हें जनरली अबव द लाइन आइटम्स बीओपी में कहा जाता है। अबव द लाइन आइटम्स क्या नाम दिया जाता है इनको? अबव द लाइन आइटम्स। क्यों? क्योंकि इस पर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और इन पर किसी भी चीज़ का, किसी भी रेट का, किसी भी फॉरेन करेंसी के रिजर्व का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है। सो डेफिसिट और सरप्लस, अगर हम देखें, बात करें कि डेफिसिट और सरप्लस, डेफिसिट का मतलब आप जानते हैं यानी लॉसेस, और सरप्लस का मीन्स आप जानते हैं मीन्स एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ बजट। तो सरप्लस डिपेंड्स अपॉन इट। डेफिसिट और सरप्लस जो है वो इस पर डिपेंड होते हैं, ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन हमारी कंट्री का जो बजट है उस बजट में डेफिसिट बजट और सरप्लस का जो बजट है वो किस पर डिपेंड होता है? वो इसी पर डिपेंड होता है, अपॉन इट। क्यों? और इसमें मेनली जो इंक्लूड किए जाते हैं वो किए जाते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि देखिए मेनली हमारे जो एक कह सकते हैं हम कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी सेलिंग और परचेजिंग होती है, उन सभी सेलिंग परचेजिंग का बहुत ज़्यादा जो रोल है वो नहीं होता है। लेकिन हमारा जो मेन जो प्रॉफिट होता है हमें, वो मेन प्रॉफिट होता है हमें एक्सपोर्ट से, और जो मेन लॉसेज जाते हैं वो भी हमारे इम्पोर्ट से ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे इम्पोर्ट्स होते हैं। अगर हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लॉस में जाएंगे। तो हमारी कंट्री, यानी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट या हमारे गवर्नमेंट बजट, हमारा जो गवर्नमेंट बजट होता है वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की वजह से ही, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की वजह से ही वो या तो डेफिसिट में चला जाता है या फिर वो सरप्लस में आ जाता है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे
मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किए और इम्पोर्ट्स कम किए, तो ऑब्वियसली हमारा जो बजट है वो किस में आएगा, सरप्लस में आएगा। और अगर हमने इम्पोर्ट ज़्यादा किए और एक्सपोर्ट कम किए तो ऑब्वियसली वो किस में आएगा, डेफिसिट में आएगा। तो इकोनॉमिक जो बजट है हमारा, गवर्नमेंट जो बजट है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे डिपेंड रहता है, यानी कि इन ऑटोनॉमस आइटम्स पे डिपेंड रहता है, और वो ऑटोनॉमस आइटम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हैं। इसी वजह से ये जो डिसाइड होता है कि जो सरप्लस होगा हमारा बजट या फिर डेफिसिट में होगा। अब देखिए जो ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स हैं, हम इनकी बात करते हैं। अगर क्लियरली इसको देखा जाए इफ ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स कब होंगी, जब हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो आप रिसीव करेंगे। भाई जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मीन्स आप गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। जब गुड्स और सर्विसेज को आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट से आपके पास क्या आएगा, मनी। तो मीन्स मनी इज कॉल्ड एज रिसीप्ट्स। मनी को हम क्या कह देंगे, रिसीप्ट्स कह देंगे। तो व्हेन ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स, बिकॉज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर कॉल्ड autonomous items, so autonomous receipts is greater than the autonomous payments. When autonomous receipts is greater than autonomous payment, autonomous payment क्या होंगे, autonomous payments का मतलब होगा, autonomous payment हम कब करेंगे, मान लीजिए जब हम import करते हैं तो हम गुड्स और सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट से लेते हैं। हम गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से लेते हैं। वी बॉट द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट से जब आप गुड्स और सर्विसेज लेंगे तो आपको गुड्स और सर्विसेज का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट, यानी मनी करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेमेंट कहेंगे। तो जब ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स जो है वो अगर ऑटोनॉमस पेमेंट से ज़्यादा हो तब तो जो बजट होता है वो किसका होता है, सरप्लस का। ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स और पेमेंट्स क्या है ये आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। तो अगर रिसीप्ट्स इज ग्रेटर देन पेमेंट है तो ये जो बजट होगा दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। ये जो पोजीशन होगी आपकी ये सरप्लस में होगा, सरप्लस होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एंड इफ ऑटोनॉमस receipts are less than autonomous payment, अगर ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स जो है वो ऑटोनॉमस पेमेंट से कम है तो जो आपका बैलेंस होगा यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो आपका होगा बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका होगा डेफिसिट। क्लियर। तो ये आपका हो गया कि सरप्लस इन बीओपी क्या होता है एंड डेफिसिट इन बीओपी क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स इज ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट देन इट इज कॉल्ड सरप्लस इन बीओपी, एंड व्हेन द ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स आर लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट देन इट इज कॉल्ड डेफिसिट इन बीओपी। सो ये हो गया हमारा डेफिसिट इन बीओपी एंड सरप्लस इन बीओपी। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। अभी तक हमने ऑटोनॉमस आइटम्स किए थे बीओपी के, now we are talking about the accommodating items in BOP. Accommodating items in BOP, what are the accommodating items in BOP? देखिए जो आपने ऑटोनॉमस आइटम्स जो हमने किए उसमें एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स था और वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया जा रहा था। लेकिन अकोमोडेशन जो है, अकोमोडेशन किया जाता है कवर अप करने के लिए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में
बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट और सरप्लस को कवर अप करने के लिए, यानी कि अगर कभी डेफिसिट हो रहा है यानी बजट जो है वो हमारा घाटे में जा रहा है, तो उसको कवर अप करने के लिए हम जो आइटम्स परचेज करेंगे या फिर जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, चाहे वो हम गवर्नमेंट हमारी ट्रांजेक्शन्स करें या कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हम करें, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स किसके अंदर आएंगे, अकोमोडेटिंग आइटम्स के। अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जो आइटम्स हैं वो किए जाते हैं। सो ट्रांजेक्शन्स टू कवर अप सरप्लस एंड डेफिसिट, किसी भी इकोनॉमी के सरप्लस और डेफिसिट को कवर अप करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। तो ये जो सरप्लस पेमेंट है दैट इज मैग्नीट्यूड टू डिटरमाइंड बाय द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एस्टैब्लिश इन बीओपी, इसे एस्टैब्लिश किया जाता है बीओपी में। और इसमें जो आइटम्स हैं यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स जो है वो डायरेक्ट सरप्लस और डेफिसिट से कनेक्ट होते हैं, लेकिन इनको सिर्फ कवर करने के लिए काम में लिया जाता है, तो इन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है, बिलो द लाइन आइटम्स। और जो ऑटोनॉमस होते हैं उन्हें अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, यानी जब भी बजट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, नोट प्रिंटिंग करती है, नोट इशू करवाती है, तो इसे क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो अकोमोडेशन में आती है। ये क्यों आती है अकोमोडेशन में, क्योंकि ये एक्टिविटी हमने हमारे डेफिसिट को, यानी जो हमारा घाटे का जो बजट था, हमारा डेफिसिट जो बजट था, उसको हमने क्या करने के लिए की है, कवर करने के लिए की है। तो ये एक्टिविटी किस में आएगी, अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी में आएगी। सो these transactions are called below the line items based on the monetary policy और सेंट्रल बैंक। बिल्कुल ये जो आइटम्स होते हैं, ये आइटम्स हमेशा, हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई के द्वारा हमेशा बेस्ड होते हैं। आरबीआई जैसा चाहे वो इन ट्रांजैक्शंस को फॉलो करवा सकता है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट में कभी भी बजट के डेफिसिट या सरप्लस की जो कंडीशंस है वो अगर इसके अंदर क्रिएट हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने का जो राइट है वो किसके पास है, उसको कंट्रोल करने का राइट हमेशा आरबीआई के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, यानी गवर्नमेंट के पास है। यानी गवर्नमेंट की हमारी जो भी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं वो सारी की सारी जो एजेंसीज हैं वो सभी किसके अंडर काम करेंगी, आरबीआई के अंडर काम करेंगी। तो आरबीआई जो भी डिसीजंस लेता है ऐसे, जो कि हमारे किसके, फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर जो हमारे डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, और जो भी डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सभी डिसीजंस हमारे क्या होते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर आते हैं, इसीलिए इन्हें बिलो द लाइन आइटम्स कहा जाता है। सो ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल सेटलमेंट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption that monetary authority or the central bank and is the ultimate financer to the deficit. This is ultimate financer. ये बिल्कुल ultimate financer है। ultimate financer से मतलब क्या होता है कि जो लास्ट जो डिसीजंस होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट अकोमोडेशन एंड ऑटोनॉमस आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम है वो कैसे होगा, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखिए डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, जब पेमेंट्स रिसीप्ट्स दोनों इक्वल नहीं होंगे, यही तो होता है डिसइक्विलिब्रियम। तो जब आइदर व्हेन सरप्लस और डेफिसिट्स, व्हेन द सरप्लस बैलेंस, जब नेट बैलेंस जो है, जब हमारा नेट बैलेंस यानी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स का डिफरेंस, जब हमारा नेट बैलेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, जब हमारा नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारा जो बजट है वो किस में आएगा, सरप्लस में आएगा। यानी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, सरप्लस, यानी कि एक्स्ट्रा हमारे पास हो गया, यानी रिसीप्ट्स हमारी ज़्यादा हैं। और जब हमारा नेट बैलेंस नेगेटिव हो, जब हमारा नेट बैलेंस नेगेटिव होता है तो वो हमारा बजट किस में आता है, डेफिसिट में। यानी कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होते हैं उस समय, डेफिसिट मीन्स घाटे का बजट होता है, मीन्स व्हेन द पेमेंट्स आर मोर देन द रिसीप्ट्स, जब पेमेंट्स रिसीप्ट से ज़्यादा होती हैं। अब हम बात करते हैं
कि सरप्लस का बजट जो होता है वो तो कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, लेकिन जब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जब उसमें डेफिसिट आ जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या हैं, कॉजेज क्या क्या हैं उसके। अब देखिए कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। हमारे कॉजेज यानी डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम है यानी ज़्यादा या कम का जो बजट है उसमें कॉजेज क्या क्या हैं, बीओपी में कौन कौन से कॉजेज हैं जो आते हैं डिसइक्विलिब्रियम में, वो देखते हैं। अभी डिसइक्विलिब्रियम 2 टाइप का होगा, एक तो सरप्लस का और एक डेफिसिट का। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे डेफिसिट बीओपी की। डेफिसिट जो बीओपी है उसका बजट, क्योंकि सरप्लस का जो बीओपी है उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि सरप्लस का बजट है इसका मतलब हमारे साथ प्रॉफिट आ रहे हैं, हमारे पास प्रॉफिट आ रहे हैं तो प्रॉफिट तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमारे पास डेफिसिट आता है यानी जब हमारे पास घाटे का बजट आता है तब हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। तो उस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से कारण हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम आज देखेंगे। Causes of डेफिसिट इन बीओपी। इसको बीओपी में डेफिसिट का कॉज लिख दिया है मैंने, आप डिसइक्विलिब्रियम भी कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट जो कॉज है इसका दैट इज ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। Huge development expenditure when the government expend more and more expenses on the development। जब डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो जो गवर्नमेंट है यानी जब कंट्री डेवलपिंग होती है, जब कंट्री डेवलपिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हैं वो डेवलपमेंट पे होते हैं। जब इंपोर्ट किया जाता है यानी कि हमारे कंट्री को डेवलपिंग तो हमारी कंट्रीज है तो हमारे पास इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं बजाय एक्सपोर्ट करने के। और जब हमारे पास इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो इंपोर्ट करने के लिए यानी जब हम डेवलप में हम ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हमें मेन जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मंगानी पड़ेंगी, इंटरनेशनल मार्केट से। तो इंपोर्ट्स जो होते हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसा मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पेमेंट्स हैं वो हमारी रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तो डेफिसिट आएगा ही आएगा। ये एक कॉज है हमारा। तो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो भी हमें कैसे करने चाहिए, एक लिमिट में करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस साइकिल्स। कई बार बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में ऐसा हो जाता है कि एक बीओपी साइकिल्स हैं, ये तो बीओपी साइकिल का मतलब है ट्रेड साइकिल जो है वो इस तरीके से घूमते रहते हैं, कभी प्रॉफिट हो जाता है कभी लॉस हो जाता है। तो इसके ज़रिए भी कई बार आ जाता है, इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही इसके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से इफेक्ट होता है। तो इन ट्रेड साइकिल्स की वजह से भी कभी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम जो होता है हमारे बीओपी में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। जब कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का जब वो चेंज होता है बार बार तो उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो हम कम कर देते हैं। द कॉस्ट स्ट्रक्चर में राइज ड्यू टू हायर वेजेस। कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा हो सकता है हायर वेजेस से, जैसे कई बार मजदूरी वगैरह ज़्यादा हो रही है तो जब कॉस्ट ज़्यादा आएगा एक्सपोर्ट करने का
कॉस्ट ज़्यादा आ गया तो हम ऑब्वियसली जब कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, कम करेंगे, और एक्सपोर्ट जब हम कम करेंगे रॉ मटेरियल की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा BOP ऑब्वियसली क्या हो जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या आता है, मेनली रॉ मटेरियल आ जाता है। जब इनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी या लेबर की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाता है, वो किस में चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंक्रीज डेब्ट बर्डन। डेब्ट यानी जब हमारे पास बाहर से जो भी हमने बोरो किया है उसका बर्डन जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो उसके लिए हमें कई बार डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये कंडीशंस ज़्यादा होती हैं क्योंकि उसके लिए कई बार डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है जिसका काफ़ी ख़राब जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है BOP पर। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कंडीशंस। कई बार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ख़राब प्रभाव डालती है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मेन जो टॉपिक है नेक्स्ट दैट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की बहुत ज़्यादा रेट होती है यानी कि मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, व्हेन मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक्सपोर्ट्स के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स की जब प्राइस इंक्रीज हो गए तो एक्सपोर्ट ऑब्वियसली एक्सपोर्ट के प्राइस का इंक्रीज होने का मतलब उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाना, और जैसे ही उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज होगा एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो ऑब्वियसली हमारा जो बजट है वो किस में चला जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ इम्बैलेंसिंग BOP। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मेजर्स, मीन्स हाउ टू कंट्रोल इनको कैसे कंट्रोल करें। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस।